जय हिंद। दोस्तों, आज हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक वैसे भामा को माना जाता है। और आखिर अलंकार क्या है, इनके भेद क्या है, किस कविता में किस तरह के अलंकार प्रयोग हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे। अक्सर मैं छात्रों को देखता हूं कि काव्य में कौन सा अलंकार यूज हुआ है ये पकड़ नहीं पाते हैं, जिससे उसके 2 से 3 सवाल नहीं बनते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, पुनरुक्ताभास अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है। दोस्तों, इसको आज समझेंगे। और पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है। अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हो तो हर पेपर की गारंटी है यहाँ पे। बस आपको 4 से 5 महीने पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम अलंकार की बात करते हैं, सामान्य रूप से अगर हम अलंकार को देखें तो अलंकार का अर्थ होता है सजाना। और सजाना, संभारना। जैसे नारी जो है एक सुंदर कपड़े पहनकर और भी सुंदर हो जाती है, उसी तरह से जब हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो वह काव्य सुंदर हो जाता है। अब अलंकार आखिर वास्तव में क्या है दोस्तों? अगर किताबी भाषा में मैं कहूं तो अलंकार शब्द अलम शब्द के साथ क्री यानी करना धातु से जोड़ने से बना है। अलम के 3 अर्थ बताए गए हैं दोस्तों, इसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला अर्थ होता है सजाना, दूसरा अर्थ होता है रोकना, और तीसरा होता है पर्याप्त होने का बोध। कविता या साहित्य की दृष्टि से भी अलंकार शब्द ये तीनों भाव प्रकट करता है। यानी कविता या साहित्य की दृष्टि से भी अलंकार ये तीनों भाव प्रकट करता है: सजाना, रोकना या पर्याप्त होने का भाव। अगर कहे जिससे काव्य सामान्य रूप से जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वह अलंकार है। जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वह अलंकार है। अगर यह अलंकार का पहला अर्थ है, वह सौंदर्य इस प्रकार की हो कि कहना परे बस बस, इससे अधिक और क्या कहा जाता है, तो अलंकार का दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ है सजाना। कहने का मतलब है कि जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करे वही अलंकार है, सजाने के अर्थ में। दूसरा है रोकना। जब किसी सुंदरता को देखकर, सौंदर्य को देखकर हम यह कहे कि बस बस और क्या हो सकता है, तो यह दूसरा अर्थ है, मतलब रोकना। बस बस, वाह बहुत बढ़िया, अब बस रुक जाओ, तो यह दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ जब आता है तो तीसरे अर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाव आता है। शुक्ल जी अलंकार के बारे में क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट बार बार पूछता है और आप भी ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि कथन की रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। कथन की सुंदर, रोचक और प्रभावपूर्ण प्रणाली दोस्तों अलंकार है। कथन की रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली क्या है? अलंकार है। शुक्ल जी कहते हैं कि गुण और अलंकार में अंतर यह है कि गुण सीधे रस का उत्कर्ष करते हैं और अलंकार के साथ रस का उत्कर्ष नहीं होता। अलंकार के साथ रस का उत्कर्ष नहीं होता। अब दूसरी तरफ सामान्य रूप से देखते हैं दोस्तों अलंकार के भेद। सामान्य रूप से अगर एनसीईआरटी 11th की मैं बात कर रहा हूं, हर कंपटीशन में 11th और 12th की बुक से जो व्याकरण का सेक्शन है वहां से ज्यादा सवाल पूछता है, इसीलिए मैंने भी 11th का बुक लिया है। इसमें सामान्य रूप से अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है शब्दा अलंकार, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरा होता है अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार क्या है कि शब्द की सौंदर्य को वृद्धि करने वाला, उसे उसे संपूर्ण बनाने वाला तत्व ही शब्दा अलंकार है। वही अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि करने वाला या अर्थ को पूर्णता लाने वाला अलंकार ही अर्थ अलंकार है। अब आते हैं, पहला है शब्दा अलंकार।
दोस्तों शब्दा अलंकार के भी चार भेद है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ताभास। कभी कभी तो ये सिंपल क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछ लेगा कि शब्दा अलंकार का कौन भेद नहीं है। तो ये चार भेद आपको याद रखना है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और पुनराभास है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और पुनरुक्ता भास है। अब इन चारों को हमें समझना है। सबसे पहले होता है अनुप्रास। आखिर दोस्तों अनुप्रास क्या है, तो समझिएगा। समान व्यंजनों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात यानी कि व्यंजनों की आवृत्ति के दोहराने से काव्य में एक लालित्य और सौंदर्य उत्पन्न होता है। इस आवृत्ति का दोस्तों अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। अगर उसे अलग करने का प्रयास करोगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसमें एक ही वर्ण को कई बार और कई वर्ण को एक एक बार दोहराया जा सकता है, तो वह अनुप्रास है। जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंचवटी का लाइन है, याद रखना, कभी कभी पूछता है मैथिली शरण गुप्त जी का। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तिरनों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। दोस्तों अगर पहला लाइन देखोगे तो पहले लाइन में पो पो और रो की एक एक बार आवृत्ति हुई है। पो और रो की एक एक बार आवृत्ति हुई है। दूसरी पंक्ति में तो की जो है एक एक बार आवृत्ति है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में रो की एक बार आवृत्ति है। इसी प्रकार दोस्तों इस पद्यांश में जो है एक तरह से अनुप्रास है। अगर पो पू और प्रो को अलग अलग अर्थ में देखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब व्यंजन की आवृत्ति होती है तब जो है अनुप्रास अलंकार होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ऊपर देख मैंने कहा पो और रो की आवृत्ति हुई, तो की आवृत्ति हुई, पुनः रो की आवृत्ति हुई, तो ये आवृत्ति के कारण और व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब सीधे सीधे दूसरे पर आते हैं दोस्तों। दूसरा है यमक अलंकार। जब आप क्लास से जुड़ेंगे तो अनुप्रास के भी कई प्रकार है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम सामान्य यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी समझाएंगे। दूसरा शब्द अलंकार में होता है अनुप्रास। दोस्तों अनुप्रास क्या होता है समझिएगा। अनुप्रास सॉरी यमक। अब दूसरा है अनुप्रास के बाद यमक। यमक क्या होता है समझिएगा। एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। समझिएगा कथन और तर्क में भी पूछता है कि अनुप्रास अलंकार क्या है। एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति में अर्थ अलग अलग हो, हर शब्द के अर्थ अलग अलग हो, तब वह यमक अलंकार होता है। यमक के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आती है। जैसे यमक अलंकार का उदाहरण देखिएगा दोस्तों। जैसे देखो, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहां पर देखो कि कनक कनक दो शब्दों की आवृत्ति हुई है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यही जो है यमक की विशेषता है। कनक की आवृत्ति दो बार हुई है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण या सोना है। इसका पूरा अर्थ है धतूरा खाने से मद होता है जबकि सोना पाने से मद। अर्थात कवि सोने और धतूरे की तुलना कर रहा है और दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पकड़ लिए कनक कनक दोनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है। मतलब ये क्या है?
यमक अलंकार है। मतलब क्या है ये? यमक अलंकार। इसी तरह अमक का एक उदाहरण है, तरनी के ही संग तरल तरंग में, तरनी डूबी थी हमारी ताल में। यहां देखो, तरनी शब्द में, तरनी शब्द जो है में यमक है। पहली पंक्ति में जो तरनी का अर्थ है वह सूर्य है। पहली पंक्ति में तरनी का अर्थ सूर्य है, वही दूसरी पंक्ति में तरनी शब्द है, उसका अर्थ नाव है। उसका अर्थ नाव है। एक का अर्थ सूर्य है, एक का अर्थ नाव है। मतलब कभी कहना चाहता है, उधर सूर्य डूब रहा था और इधर हमारी नाव डूब रही थी। सूर्य और नाव दोनों डूब रहे, इसलिए दोनों के लिए तरुणी शब्द का प्रयोग करके कविता में जो है चमत्कार लाने का प्रयास किया गया है। दिस इज कॉल्ड यमक अलंकार। अब देखो, एक हमने पढ़ा अनुप्रास, जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है और अलग से उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यमक में जो है शब्दों की आवृत्ति होती है और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। बिल्कुल आज के बाद आप गलत करके नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे में हम लोग समझेंगे श्लेष होता है। अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ दिखाई पड़े कविता में, तो समझ जाओ कि वहां श्लेष अलंकार यूज हुआ है। समझ आया? जब एक ही शब्द के कविता में दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो समझ लो वहां किसका यूज हुआ है? श्लेष अलंकार का यूज हुआ है। जैसे उदाहरण, चिर जीवो जीरी जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रिज भानुजा, वे हलधर के वीर। वे हलधर के वीर, यहां पर देखिएगा कि किस तरह श्लेष का यूज हुआ है। ये बिहारी के दोहा है दोस्तों। किसका दोहा है? बिहारी के दोहे में वृष भानुजा यानी वृष भानु की पुत्री राधा है, और हलधर या बलराम के वीर अर्थात कृष्ण के लिए शुभकामना प्रकट की गई है। यहां वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों शब्दों का अन्य अर्थ भी निकलता है, जिसमें कवि का विनोद झलकता है। यहां पर वृषभानुजा अर्थात वृषभ बैल की अनुजा अर्थात गाय, और हलधर का अर्थ बैल भी है। तो यहां पर देखो, एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकला है। एक तरफ वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा वृषभानुजा यानी कि सिंपल है, बैल की अनुजा गाय। इसी तरह हलधर का एक अर्थ अलग आया है और दूसरा अर्थ अलग आया है। इसी तरह घननंद के भी लाइन को आप पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया श्लेष। इसको जब डिस्क्रिप्शन के क्लास में ये भी हम बताएंगे, अभी हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। एक होता है चौथा शब्द अलंकार में पुनरुक्त वदाभास अलंकार। जिसे संक्षेप में पुनरुक्ताभास भी कहते हैं। पुनरुक्त वदाभास अलंकार यानी कि पुनरुक्त वदाभास का अर्थ है पुनरुक्त जैसा लगना। पुनरुक्त का अर्थ है फिर से कहा गया। किसी युक्ति या कथन को दो या दो से अधिक बार कहा जाए तो पुनरुक्त होता है, और पुनरुक्त दोष माना जाता है। मतलब किसी शब्द को या कथन को दो या दो से अधिक बार कहा जाए तो वह पुनरुक्त हो जाता है, और वहां पर पुनरुक्ताभास दोष हो जाता है, क्योंकि इससे कविता में आकर्षण नहीं रह जाता है। परंतु जब कवि किसी बात को इस तरह से कहे कि पुनरुक्ति जैसी लगे पर वास्तव में पुनरुक्ति ना हो, तो उन्हें पुनरुक्तावदाभास अलंकार कहते हैं। मतलब अगर सामान्य रूप से किसी शब्द को
दो या दो से अधिक बार कहे तो पुनरुक्ताभास एक तरह से दोष हो जाता है। लेकिन उसी बात को जब कवि कहता है, वो वास्तव में पुनरुक्ति जैसी लगता है, पर वास्तव में पुनरुक्ति नहीं हो, तो उसे पुनरुक्तवदाभास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, कहते हैं, होते विकंपित भी नहीं क्या, अचल भूधर भी यहाँ। देखिए, हो ये पुनरुक्ताभास अलंकार के उदाहरण है। होते विकंपित भी नहीं क्या, अधर भूधर भी यहाँ। तो यहां देखो, इस पंक्ति में अचल का अर्थ भी पहाड़ है और भूधर का अर्थ भी पहाड़ है। अतः पहाड़ के लिए दो शब्दों का प्रयोग होने से पुनरुक्ताभास प्रतीत होता है कि नहीं? कहता है ना, होते विकंबित भी नहीं क्या, अचल भूधर भी यहाँ। अचल का अर्थ भी पहाड़ है, भूधर का अर्थ भी पहाड़ है। तो यहाँ क्या लगता है कि यहाँ पुनरुक्ताभास दोष दिखाई पड़ रहा है। पर यहाँ अगर अर्थ निकालेंगे, पर यहाँ अचल का अर्थ यहाँ अडिग से लिया गया है, इसीलिए पुनरुक्ताभास नहीं, अचल का अर्थ यहाँ अडिग से है। ऐसी स्थिति में वास्तव में यह पुनरुक्ति नहीं है, बल्कि पुनरुक्ति का आभास होता है। इसीलिए इसे पुनरुक्ताभास अलंकार कहते हैं। मतलब कि पुनरुक्ति नहीं है, लेकिन पुनरुक्ति का आभास दिखाई पड़े, तब उसे पुनरुक्ताभास अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अर्था अलंकार पढ़ाऊंगा, और अर्था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर से एक बार समझना, आज हमने अलंकार की बात की दोस्तों। इसमें दो प्रकार की बात की। एक तो शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार के चार प्रकार हमने बताया। एक तो अनुप्रास था, यमक था, श्लेष था और पुनरुक्त वदा अलंकार था। इन चारों को आप आसानी से एक दो बार वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। अगर आप संपूर्ण साहित्य को इसी तरह आसान भाषा में टिप्स पे करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री क्लास से आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर 3 से 4 महीना क्लास आप लेते हैं, साहित्य को दोस्तों फूक दोगे तो उड़ जाएगा। ये मेरे तरफ से आपको लिखित गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, तो मेरे विप्लव स्टडी सेंटर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर दिन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।